संजीवनी टीवी उन सभी महिलाओं को सुपर वुमन की उपाधि से सम्मानित करता है जो एक पूर्णकालिक गृहिणी होने के साथ साथ व्यवसायिक या सामाजिक या दोनों की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाती हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यदि यह दिन 24 घंटे का ना होकर 28 घंटे का होता, 30 घंटे का होता तो ना जाने वह क्या चमत्कार कर देते। लेकिन सोचिए, चाहे इस देश का या विश्व का सबसे सफलतम व्यक्ति भी जो है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। 24 घंटे 1 मिनट भी उसके पास नहीं है। और जो सबसे विफल व्यक्ति है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। यानी कि समय सभी के पास बराबर है। हमें यह देखना है कि हम अपने उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसी महिला को लेकर आ रहे हैं, ऐसी फीमेल को लेकर आ रहे हैं जिनका मानना है कि यदि फीमेल्स चाहें, होम वर्कर हैं वो, और वह कहती हैं कि उनकी बड़ी सारी फ्रेंड्स ये कहती हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है बच्चों को देखने में, हस्बैंड को देखने में, सास ससुर को देखने में, मेरा सारा का सारा समय ही निकल जाता है, समय नहीं बचता है। और उनसे उनकी शिकायत रहती है कि तुम कैसे कर लेती हो। तो आज हम उनसे पूछेंगे वो कैसे कर लेती हैं, और उनका नाम है निधि आहूजा। निधि आहूजा सन्स का जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का डिवीज़न है उसको हेड करती हैं। और उससे भी बड़ी बात, यानी कि वो अपने परिवार को संभालती हैं, अपने 2 बच्चों को संभालती हैं, हस्बैंड को भी संभालती हैं, सास ससुर को भी संभालती हैं, और साथ के साथ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के डिवीज़न को भी संभालती हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे भी बड़ी बात है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। उनका मानना है कि सोसाइटी को एम्पावर करने की जिम्मेदारी जो रिसोर्सफुल लोग हैं उनके पास ही है। अगर हमने शिक्षा ली है, अगर हम आगे बढ़े हैं तो क्या वह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है? हम सोसाइटी में क्यों नहीं वो कंट्रीब्यूट कर सकते? जो लोग डिज़र्व करते हैं हम उनको आगे बढ़ाने में क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? इन्हीं सब विषयों पे हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वह अपने जीवन में इतना समय कैसे निकालती हैं, और उन्होंने इतनी कम उम्र में उनके अंदर ही इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि वह सोसाइटी में भी काम करना आरंभ करें। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते गौतम जी, थैंक यू। निधि जी, जैसा सबसे पहले ही मैंने कहा कि भाई आपसे हम पूछें कि भाई इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। कॉर्पोरेट डिवीज़न की आप हेड हैं वो एक अलग बात है, वो आजकल जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, और आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बहुत सारी आपने पढ़ाई की है, फिटनेस फ्रीक भी हैं। तो इस सब के बावजूद जो आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, अलग अलग स्लम्स के लिए काम करती हैं, तो उसकी जो आपको इंस्पिरेशन है वो कौन है, कहाँ से मिली, और समय अपना कैसे निकालती हैं? थैंक यू रविंदर जी, इतना आपने मुझे इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, मेरा परिचय इतना अच्छा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फीलिंग इंस्पायर्ड टॉकिंग टू यू। बट वेरी गुड क्वेश्चन कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है। और मैंने, अगर मैं इफ़ आई लुक डाउन द लाइन, मैं स्कूल्स टाइम से, बचपन में मैंने देखा कि मेरे अपने परिवार में मैंने एक कल्चर देखा जहाँ पर समाज के लोग आकर इकट्ठे बैठकर कुछ ना कुछ समाज के लिए कार्य करते रहते थे। मेरे दादाजी, जिन्होंने बहुत साल समाज के लिए काम दिया और आज वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी मेरी पहचान मेरे दादाजी से बनती है। तो कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली उनको बहुत याद करती हूँ कि उन्हीं का एक इंस्पिरेशन, उन्हीं का कोई एक सोच होगी जो आज तक मुझे ड्राइव करती है। तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने एक इतना अच्छा सामाजिक कार्य खड़ा किया है जिसके लिए आज फ्यूचर जनरेशन्स खड़ी होती जा रही हैं। जी, खड़ी होती जाएंगी। लेकिन जैसे आपने ही मुझे कहा था कि भाई आपकी फ्रेंड्स हैं वो ये कहती हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं मिलता है, समय नहीं निकाल पाते हैं इन सब कामों के लिए, क्योंकि उनका सारा समय जो है ना घर में ही ख़त्म हो जाता है। तो आपके पास भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बड़े भी हो गए हैं, हस्बैंड भी हैं, और इसके साथ साथ आप अपना ऑफिस का भी काम भी देखती हैं। उसके बाद ये सब कैसे मैनेज करती हैं? समय कहाँ से आता है तो 24 घंटे ही जैसे। जी जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि समय का नियोजन ही इट्स अ वेरी बिग आर्ट। और अगर हम उसको पहले से, अगर उसकी एडवांस प्लानिंग कर लें, अगर मैं एक दिन पहले प्लान कर लूँ कि मुझे कल सुबह उठ के फर्स्ट आवर में क्या करना है, सेकंड आवर में क्या करना है, मेरा शेड्यूल फिक्स्ड हो, और अगर मैं जल्दी उठूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने देखा कि मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक समय उठने का फिक्स नहीं है। अगर हम किसी भी टाइम उठ रहे हैं, जब नींद खुल रही है तब उठ रहे हैं, अपने
बॉडी के साथ जो ज़रूरत है एक हेल्थ के ऊपर काम करने की, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो माइंड, बॉडी, सोल वो इतना एनर्जेटिक भी नहीं रहता। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से अपने आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप आगे कई महीनों तक की भी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि आपकी लाइफ अगर डिसिप्लिन्ड है, टाइम मैनेजमेंट आपके पास में है और आप अपने डेज़ को, वीक्स को प्रॉपरली आप एडवांस में प्लान कर लेते हैं तो आपके पास समय ही समय हो सकता है। बहुत ही सही बात आपने कही। तो मैं समझता हूँ एक लीडरशिप टॉक का एक पहली टिप है आपकी तरफ से कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप अपने डेज़ को, वीक को, मंथ को एडवांस में प्लान करके चलें तो चीज़ें आप बेहतर और ज़्यादा कर पाएंगे। निधि जी, जिस तरह से आपका आहूजा सन्स एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है और आई थिंक दशकों से हम सुनते आ रहे हैं, तो आपने जो इसका जो कॉर्पोरेट डिवीज़न है, या मैं ये पूछना चाहूँ कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपके स्किल्स हैं, उसको किस तरह से आपने अपनी स्किल्स को इस ब्रांड के साथ में एसोसिएट किया, इनकॉर्पोरेट किया, जिससे उस ब्रांड को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला हो? मेरी शादी को इस साल 21 साल हो जाएंगे और जस्ट बिफोर माय मैरिज मैंने सीए कंप्लीट किया था। सीए कंप्लीट करते ही, शादी होते ही कुछ महीनों में ही मेरे ससुर जी ने मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा दिया था। और मुझे मतलब ससुर जी ने पहले ही आपको ज्वाइन करा दिया? उनको मतलब ये हेजिटेशन नहीं रही कि बहू से हम काम क्यों कराएं? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने सपोर्ट किया एक तरह से? बहुत ज़्यादा। तो आप चाहती थी कि आप आएँ या नहीं? मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी। मैं बचपन से ही बहुत करियर ओरिएंटेड थी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं याद कि शादी से पहले कोई ऐसा समय था जब मैंने इंजॉय करने में लगाया या घूमने फिरने में लगाया। शायद मेरा पूरा समय, क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज भी पढ़ती थी, मैंने सीए के लिए भी 4 साल जो लगाए वो जो दोनों ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब एक साथ किया, एक साथ एक गो में कंप्लीट भी किया, ऑल इंडिया रैंक भी ली। तो उसमें पढ़ाई में इतना फोकस थी, इंटर्नशिप्स करती थी, रेगुलर कॉलेज करती थी, कंप्यूटर क्लासेस करती थी, तो शायद मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये था कि सीए बनना है और अपने करियर को परस्यू करना है। तो वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। और जैसे ही शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने भी और मेरे ससुर जी ने भी एक चीज़ बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा कि ये चाहती है और उनके बिज़नेस में भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने टू स्टार्ट विद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया और मैंने शुरू से ही पहले अकाउंट्स में कैसे एंट्रीज़ हो रही हैं, क्या सिस्टम्स हैं हमारी कंपनी के, उसको समझा। धीरे धीरे ओवर द इयर्स जहाँ जहाँ मैनुअल वर्किंग थी उसमें कैसे थ्रू सिस्टम्स हम काम करके सिस्टम फॉर्मेशंस पे मैंने बहुत काम किया और जितने भी मैनुअल वर्क को धीरे धीरे हम सिस्टम में ला सके, ऐसे काम को कंट्रीब्यूट किया। ऐसे काम को कंट्रीब्यूट किया, यानी कि कंपनी में सिस्टम्स आपने क्रिएट किए और जिससे चीज़ें आसान होती चली गई। निधि जी, जिस तरह से जब आपका सपना था सीए बनना, तो सिर्फ सीए बनना था या सीए की प्रैक्टिस करना भी आपका कोई एम था उस वक्त? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सपने तो होते ही होते हैं जिसके लिए हम काम करते हैं। तो जिस टाइम मैं सीए कर रही थी, इसके लिए भी मैं अपने फादर को आज धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि शायद उस टाइम मेरे माइंड में, मेरी नेचर में भी था मैं किसी के लिए कुछ करूँ। तो उस टाइम मेरे जब 12th पास करते ही फर्स्ट थॉट आया मुझे अपने पापा का साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है और उनके बिज़नेस में उनको कंट्रीब्यूट करना है। बट मेरे पापा ने उस वक्त बहुत ध्यान मेरे को समझाया कि नहीं, आपको अपने लिए खड़ा होना है और सीए आपको अपने लिए करना है। तो जब मैं सीए कर रही थी, वो 3 to 4 इयर्स की जो जर्नी थी, तभी मेरा और मेरे हस्बैंड का एक रिलेशनशिप फॉर्म हुआ और उन्होंने डे 1 से मुझे ये कहा, मैं चाहता हूँ कि तू अब मेरे बिज़नेस में मेरे को कंट्रीब्यूट करियो इन द लॉन्गर रन। पर जब शुरू किया था तब क्लियर था कि कहीं ना कहीं तो मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, मैं बिज़नेस भी अपना खड़ा कर सकती हूँ। बट बहुत अर्ली स्टेज में जब मैं इंटर दे रही थी एग्ज़ाम्स, तब मुझे क्लियर हो गया था कि शायद मैं यहाँ पर आगे अपने फैमिली बिजनेस में जो आगे आने वाला है उसको ही परस्यू करूँगी। तो प्रैक्टिस करना उतना मेरे लिए कभी भी स्टार्टिंग में नहीं था। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके उसको मैं अच्छे से ग्रो करूँ, वही मेरा एक ड्रीम उसमें रहा, कंट्रीब्यूट करें, वही मेरा ड्रीम रहा। वो आपका ड्रीम। हाँ जी। तो निधि जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि सीए की प्रैक्टिस करना आपका कभी भी ड्रीम नहीं था, लेकिन आपने कहा कि आपकी शादी का जो रिलेशनशिप है वो शुरू हुआ, तो यानी कि इस बात से मुझे ये पता लग रहा है कि आपका अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। हाँ जी। तो लव मैरिज की अगर हम बात करें तो इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है, मतलब इसको आपका एक्सपीरियंस क्या है लव मैरिज को लेके, मैं समझना चाहता हूँ कि अरेंज मैरिजेस ज़्यादा बेटर होती हैं या लव मैरिजेस?
बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने। मैरिजेस सारी अच्छी होती है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है आज भी कि अगर हम शादी से पहले एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, एंड हम किस चीज़ में एंटर कर रहे हैं, अगर वो हमें पहले से पता है और कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, तो हम फ्यूचर में जाके अगर अरेंज मैरिज करते हैं और किसी वजह से हमें लगता है हमारे पेरेंट्स ने हमारे को इस चीज़ में डाला है, तो हम उन्हें ब्लेम करते हैं फिर। तो ये पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, मैं क्यों करना चाह रही हूँ, ये अगर हम विद हेल्प ऑफ पेरेंट्स भी लें उसमें कोई बुराई नहीं है, पर डिसीजन अपना होना चाहिए। डिसीजन अपना होना चाहिए। जो आपने कहा कि हम मतलब एक दूसरे को जान पाते हैं कि हम कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कहाँ हमारी वीकनेस है या कहाँ स्ट्रेंथ है, तो वो आगे हम उनको कैसे कैरी करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। निधि, एक और बात बताएं कि जिस तरह से अभी आपका जो आहूजा सन्स का जो कॉर्पोरेट डिवीज़न है जिसमें गिफ्टिंग को लेके आप काम करते हैं, तो आई थिंक आहूजा सन्स के बारे में हम सब जानते हैं, शॉल्स में ही उनका एक मोनोपोली है, काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में सिर्फ शॉल्स में ही आप लोग काम कर रहे हैं या उसमें कुछ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए और बहुत सारी जैसे इवेंट वाइज या ओकेज़न वाइज होती हैं चीज़ें, तो वो और कुछ गिफ्ट्स के आइडियाज़ उसमें लेके आ रहे हैं? जी, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आहूजा सन्स थ्रू आउट लाइक 50 इयर्स की जर्नी में हमारे फोकस शॉल्स में था, पर पिछले 5-6 सालों में हमने बहुत चीज़ें चेंज करी हैं अपने कंपनी में। सो वी हैव इंट्रोड्यूस लेडीज सूट्स, वी हैव इंट्रोड्यूस साड़ीज़, वी हैव होम आइटम्स लाइक थ्रोज एंड ब्लैंकेट्स, इस तरीके के कई मल्टीपल आइटम्स। तो द गुड पार्ट ऑफ आहूजा सन्स प्रोडक्ट्स इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो रेंज, फ्रॉम से 1000 प्लस टू एनी लैक्स ऑफ रुपीज़। सो इतना वाइड वैरायटी होने की वजह से वी हैव अ लॉट टू ऑफर। बहुत कुछ है आहूजा सन्स के लिए, किसी भी एक मैरिज इवेंट को हैंडल करने के लिए, किसी भी एक इवेंट को हैंडल करने के लिए, किसी भी जगह अगर हम जा रहे हैं और हमें एज अ रिस्पेक्ट और अ मार्क ऑफ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देना है, तो शॉल से अच्छा एक वार्म गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। निधि, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, आपने लेकिन आज जो है आपने वहाँ कहा कि आपने आहूजा सन्स में बड़े सारे सिस्टम इस तरह से आप बनाए, क्रिएट किए, जिसकी वजह से उनकी जो ऑपरेशन है बहुत स्मूथली चल रहा है। लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग डिवीज़न को भी आप हेड कर रही हैं वहाँ पे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डिजिटल मार्केटिंग डिवीज़न हेड करना, वो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए। रविंद्र जी, मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ। फ्रॉम चाइल्डहुड शायद मैं कई सारी को करिकुलर, मुझे पेंटिंग करना पसंद रहा, मैंने डांस करना इन्जॉय किया, कई साल कथक भी सीखा, तो एक क्रिएटिव माइंड तो हमेशा रहा है। सीए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद सीए से बेटर बहुत कुछ कर सकती थी। सीए करने का रीज़न शायद मेरे फादर ही हैं। उन्होंने कहा और मैंने कर लिया, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम, कि एक बार हाँ करती हूँ तो आई एम कमिटेड टू थिंग दैट आई एम डूइंग। लेकिन क्रिएटिव माइंड मेरा है और मुझे लगता है कुछ भी, चाहे मैं सोशल वर्क करूं, चाहे मैं बिजनेस में देखूं, मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिवली करना पसंद करती हूँ। एंड इन माय जर्नी आई रियलाइज कि ये दुनिया अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है और मुझे सीखना चाहिए कैसे होता है ये, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने कुछ कोर्सेज किए ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत तरीके से अपने आप को मैंने तैयार किया कि ये कैसे ग्रो होता है बिजनेस थ्रू डिजिटल मीडियम। और जैसे जैसे मैं सीखती गई, मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया उन चीज़ों को, और उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू लीड इट इन द बिजनेस इटसेल्फ। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे हस्बैंड ने दी मुझे। फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके हस्बैंड ने दी, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ के छीनी या क्रिएट करी, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा। निधि, जब आप सोशल सर्विसेज की बात करते हैं, समाज के प्रति बात करते हैं कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जिस तरह से आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जो आइडिया है सोसाइटी के लिए काम करना, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है और मजबूरी भी होती है, उसे जीना पड़ता है, लेकिन अपने से आप कहते हैं ना, जैसे शुरुआत में हमने कहा कि हमारे पास समय नहीं होता, हम इस चीज़ का बड़ा बहाना बनाते हैं। तो आप घर भी संभालती हैं, बिज़नेस को भी संभालती हैं, और उसके बाद एक्टिवली मैंने देखा है, जो आपने स्टोरी अपनी शेयर करी, वो पार्टिसिपेट करती हैं सोसाइटी के कामों में। वो कैसे कर पाती हैं, और उसकी इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो आइडिया कहाँ से आया आपके पास कि नहीं, मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है? जब रविंद्र जी मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि शादी होते ही मेरे 2 बच्चे हुए, एक 1-1.5 साल में बिटिया हुई और उसके 2-2.5 साल में बेटा हो गया। तो इनिशियल ईयर्स तो कैसे बच्चे हुए, बड़े हुए, तो 2-4 साल तो कैसे निकल गए, और थोड़ा बहुत बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा बच्चों को संभाला। लेकिन जब वो बिटिया 6 साल की थी और बेटा 4 साल तक था, आई थिंक तब मेरे को ऐसे माइंड में आने लगा कि अभी समय ज़्यादा है
अब मैं बच्चों को और छोड़कर और कुछ काम कर सकती हूँ, और बिज़नेस में मैं एक्टिव थी उस टाइम। लेकिन बिज़नेस का कोई भी काम ऐसा नहीं लगता था कि वो मेरे बिना नहीं हो सकता। बिज़नेस को छोड़ के भी कुछ और किया जा सकता है। बिज़नेस तो करना ही है, लेकिन और भी क्या हो सकता है, और कुछ ऐसा जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे, मुझे कंटेंटमेंट दे, मुझे रात को सोऊं तो सुकून मिले, ऐसा एक फीलिंग थी। जब उसको सोचा, कई रात कई महीने ऐसे सोचती रही, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा मेरी फैमिली को देखते हुए, क्योंकि मेरे अपने फादर इन लॉ सेवा के एक ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, उसके प्रेसिडेंट भी थे एट दैट टाइम। सिमिलरली मेरे दादाजी उसी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर रह चुके थे। तो मुझे बहुत आइडियाज़ थे कि बहुत लोग हैं समाज में, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यों में एक्टिव हैं, और मुझे किसी के चेहरे पे स्माइल आए, किसी के लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसी खुशी पाने से सुकून मिलता है। ऐसा मैंने सोचा कि मैं किसी के लिए कुछ करूंगी तो शायद वो मेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करेगा और वहीं से मुझे पावर मिलेगी। तो वो सोचते सोचते कुछ समय लगा, लेकिन मैं एक डिसीजन पे पहुंची कि कुछ करूं या ना करूं अपनी लाइफ में, लेकिन समाज के लिए तो कुछ करना ही करना है। और वहीं पर से मेरी ये यात्रा सेवा की शुरू हुई। यात्रा सेवा की शुरू हुई, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी उम्र से आपने यह यात्रा शुरू करी? शायद मैं 31-32 साल की थी उस टाइम, जब मेरे माइंड में क्लियर हो गया मेरा पर्पस, मेरा गोल ऑफ लाइफ। मुझे समझ आ गया कि यही एक चीज़ है जो मुझे खुश रख सकती है पूरी जीवन, और मैंने उसमें शुरुआत की। और कब वो शुरुआत हफ्ते में 2 घंटे से दिन के 12 से 14 घंटे में कन्वर्ट हो गई, मुझे समझ नहीं आया। कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि आई थिंक सेवा करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रिप्लेस नहीं हो सकती। मेरे एक कॉल से, मेरी एक बात करने से, मेरी एक इंटरेक्शन से बहुत कुछ हो सकता है समाज में। तो मेरा यहाँ होना बहुत रेलेवेंट है। होना बहुत रेलेवेंट है। आपने 2 बातें कही, एक तो कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी व्यक्ति का पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ सुबह उठना और खाना पीना खा के या नौकरी करके, बिजनेस करके रात में सो जाना और इसी रूटीन को फॉलो करते रहना और फिर दुनिया को अलविदा कह देना, या वाकई में हम अपनी लाइफ के थ्रू जो हमारा जीवन है उसमें हम कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जिससे लोग हमारे जीवन के बाद भी याद रखें। और दूसरी बात आपने कही कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, कि मैं क्या करके खुश हो सकता हूँ या क्या करके खुश हो सकती हूँ। तो वह व्यक्ति को पाने के लिए, ढूंढने के लिए, जैसे आपने कहा आपको कई महीने लगे, सोचती रहीं, करती रहीं, तब आपको ये लगा कि नहीं, मुझे यह काम करने से खुशी मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगा। तो अगर कोई अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहे, अपने आप को खुश रहने के तरीके ढूंढना चाहे, तो उसको किस दिशा में सोचना चाहिए? थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को कई बार ये पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या आइडिया देना चाहेंगी? इस बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें क्या चीज़, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे अपने बच्चे चेस में बहुत अच्छे हैं, मतलब इंटरनेशनल रेटेड चेस प्लेयर्स हैं। जब बहुत छोटे थे, उनको जब इंट्रोड्यूस किया चेस में, तब नहीं पता था कि उनके जीवन का डायरेक्शन वहाँ से निकलने वाला है। तो सेम वे में अगर मैं देखूं कि हम सब में कुछ ऐसा है जो हमारे को एक डायरेक्शन देता है, हमारे को खुश रखता है और जो हमारे को अट्रैक्ट अपने आप करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कंटेंटमेंट मिला जब मैं समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ। बट अगर आपको बिजनेस में, आपको किसी हॉबी करके, आपको कोई भी एक चीज़ जो आप जेन्युइनली कुछ करके एक एग्जाम्पल सेट कर सकें, आप समाज में ऐसा एक आदर्श बनते जाएं कि करो तो ऐसे करो, चाहे बिजनेस करो तो ऐसे करो, समाज के लिए काम करो तो ऐसे करो, तो एक अच्छी तरीके से रोल मॉडल बनना। मुझे ऐसा लगता है कि जो करो उसको अच्छे से करो, लेकिन पहले अपने को क्वेश्चन करना, क्या ये मैं कर रही हूँ, क्या ये मुझे खुशी दे रहा है, या मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन करना। जो चीज़ आपके अपने अंदर से आती है कि ये करके, जैसे पेंटिंग भी कोई करता है और बहुत सुंदर करता है, तो दुनिया में वो एक एग्जाम्पल बन जाता है कि करो तो ऐसे करो। तो मैं ये नहीं कहती कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ वही अच्छा है, लेकिन हाँ, अपना कॉलिंग, आपकी अपनी कॉलिंग क्या है, उसको सोचना कि मुझे करके क्या अच्छा लगता है, मैं अच्छी किस चीज़ में हूँ। भगवान ने शायद हम सभी में कुछ तो ऐसी यूनिक चीज़ें बना के भेजा है, जिसको ढूंढना कि इसे करने से
मेरी ज़िंदगी एक बड़ी ज़िंदगी नज़र आती है। यानी कि वो स्किल अपने अंदर फाइंड आउट करना, जो यूएसपी फाइंड आउट करना जो हमारे अंदर है, लेकिन शायद हम भी उससे अननोन हैं, अनभिज्ञ हैं, उसको अगर हम ढूंढें तो शायद जो है, जैसा आपने कहा कि हमें खुशी मिल सकती है और मिलनी चाहिए। जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और कई वर्षों से चल रहा है, धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में गरीबी है। शहरों की अगर हम बात छोड़ दें तो हम गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो ये सेवा का काम है, आप दिल्ली में हैं तो जाहिर सी बात है दिल्ली के स्लम्स के लिए काम करती होंगी, ठीक है ना, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं उसके लिए कभी आपको आइडिया ऐसा आया कि नहीं, मुझे रूरल में भी काम करने की आवश्यकता है, ये जो सेवा है वहाँ तक मुझे पहुँचाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए कोई ब्रिज बनाने का आपने कोई प्रयास किया, कोई आइडिया इस तरह का आया मन में? मेरा काम ज़्यादा दिल्ली में रहा क्योंकि मैं दिल्ली सेवा भारती में एक्टिव रही हूँ पिछले 10-12 साल से। लेकिन एक अच्छी बात है, हमारा संगठन सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में हर शहर में है। तो जो भी हम यहाँ करते हैं, दिल्ली से ही सेवा भारती की जन्म हुआ और दिल्ली से ही जो एग्जाम्पल्स बने वो हमने पूरे देश में एज एन एग्जाम्पल सेट किए, हमने चाहा कि उसको किया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली के स्लम्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, दिल्ली देश के अलग अलग गाँव की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग डिफरेंट टीम्स, मतलब अलग स्टेट्स के लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना रहता है। राउंड द ईयर हमारी कई बैठकें होती हैं, कई डिफरेंट लोगों से मिलना होता है। तो हम लोग अपने प्रॉब्लम्स और उनके प्रॉब्लम्स को मिलकर डिस्कस करके एक मिडवे निकालते हैं कि अगर इस गांव में काम करना है तो क्या करना चाहिए, इस बस्ती में काम करना है, और एग्जैक्टली सर्वे करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, हर एरिया की अपनी प्रॉब्लम्स है, पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको समझते हुए पहले ज़रूरत क्या है सोसाइटी को, उसको ज़रूरत को ध्यान रखते हुए हम प्रोजेक्ट पे फिर काम करते हैं। निधि, एक और बात बताइए कि आज की तारीख में हम जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि हर कोई वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, चाहे वो CSR वाले लोग हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, कॉरपोरेट्स हों, लेकिन क्या वास्तव में जो वो बातें करते हैं, यानी कि सेमिनार के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, अलग अलग प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन क्या वो ज़मीन पे वो जो वीमेन एम्पावरमेंट है उसको उतार पाते हैं? और अगर वो उतार नहीं पा रहे हैं तो वो कहाँ पे आपको लगता है लैग कर रहे हैं? आपने भाई बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे अपने संगठन में भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सेवा भारती तो अचीव कर चुकी है जहाँ महिलाओं की भागीदारी लगभग 30 से 40% हो गई है। मुझे याद आता है जब मैंने शुरू किया था सेवा भारती का अपना सफ़र, तो ऐसा लगता था मैं अकेली ही हूँ यहाँ पर, महिलाएं थी ही नहीं तब। लेकिन इतने सालों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, पर अभी भी क्योंकि महिला की अपनी लाइफ में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं कि हम चाह कर भी महिलाओं को बिल्कुल फुल्ली एक्टिव नहीं कर पाते। जब ट्रैवलिंग की बात आए, अलग अलग शहरों में जाने की बात आए, तो महिलाओं को वहाँ तकलीफ होती है। ऑड आवर्स में मीटिंग्स हो तो महिला अपने घर से नहीं निकल पाती, तो बिकॉज ऑफ चैलेंजेस इन हर ओन लाइफ, शायद इस वजह से बहुत अच्छे से संगठन में वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। बट एक चेंजेस मैं देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट हो भी रही है और महिलाएं अब एक कदम उठाकर हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर भी रही हैं। और ज़रूरत है काम करने की, पुरुषों को समझने की कि अगर पुरुष सपोर्ट करें महिला को अपने घर के कामों में, तो महिला बाहर जाकर काम और अच्छे से कर पाएगी। यानी कि पुरुष और महिला, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को यदि सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर बन के निकल सकती हैं। निधि, आप काफ़ी डायनेमिक हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होगा, तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है और ख़ासतौर से जो फीमेल्स हैं फ्रेंड्स, उनको कभी आपको देख के वो अपने आप को एस्पायर नहीं करती हैं, उनकी आप इंस्पिरेशन नहीं बनती हैं, या उनको नहीं लगता है कि मुझे भी कुछ निधि जैसा करना है? कभी ऐसा डिस्कशन होता है? सच बताऊं तो शायद जिससे भी बात करती हूँ वो एक बार तो इंस्पायर हो जाते हैं कि करना तो है, बट मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी और ये जो सेवा का जोत है, करने की भावना है, ये तो शायद हर इंसान में है, हर बच्चे में है, हर बड़े में है, हर महिला में, हर पुरुष में है। बट शायद हम सब
करना तो चाहते हैं, बट अगेन जहाँ मैं अपनी फ्रेंड सर्कल की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफस्टाइल्स में कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं, अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि सेवा का काम देखने में, कभी कभी सुनने में एक्साइटिंग लगता है, बट अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पे कर रहे हैं और करते जा रहे हैं तो ये आपको बोरिंग भी बना देता है, इट इज़ लिटिल डल। तो कहीं ना कहीं इसका एक बैलेंस बनाना कि मैं वो डलनेस, या क्योंकि आप जब देखते हो दुख तकलीफ जब बहुत देखते हो तो एक उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आ जाता है, तो इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग। लेकिन अगर कमिटमेंट स्ट्रांग है कि करना है और मैं किस पर्पस के लिए खड़ी हूँ, दुख तकलीफ देखते हुए भी मुझे एक कदम आगे बढ़ाना है और करना है, करते रहना है, लगातार करते रहना है, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है बहुत साथ नहीं मिल पाता, लोग रुक जाते हैं। लोग रुक जाते हैं। निधि, जो होम मेकर्स हैं कई बार उनको अपनी आइडेंटिटी का भी क्राइसिस रहता है क्या? उनको लगता है क्या कि मेरी भी आइडेंटिटी कोई होनी चाहिए, कि मैं अपने बच्चे की माँ के नाम से जानी जाऊँ, या पति की वजह से मेरी आइडेंटिटी हो, या मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी हो? कभी इस तरह की चर्चा आपके सर्कल में होती है? बिल्कुल होती है, और शायद दैट इज़ द रीज़न कि मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझको एडमायर करते हैं सब लोग, क्योंकि मैं भी चाहती तो जो भी एक रेगुलर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल थी वो मैं जी सकती थी, पर आई चोज़ डिफरेंट, आई चोज़ वेरी डिफरेंटली। एंड जब मैंने वो पाथ फॉलो किया विच वॉज क्वाइट टफ, क्योंकि चाहे वो कोविड आया, चाहे कई ऐसी मुश्किलें आई जहाँ वो करना टफ था, लेकिन क्योंकि करती रही उसकी वजह से आज आइडेंटिटी है। तो मेहनत भी है उसके पीछे, पर जब आप देखते हैं कि आपने अपने काम से अपना एक नाम बनाया, हर जगह आपको अलग तरीके से आपको एड्रेस किया जाता है, आपको देखा जाता है, आप एंड स्पेशली जहाँ सेवा के काम आप करते हैं तो लोगों को आपके लिए एक थॉट प्रोसेस ही बदल जाता है। थॉट प्रोसेस ही बदल जाता है। तो निधि, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि जो सिर्फ दूसरे के काम को एडमायर करते हैं और फील करते हैं कि मैं भी शायद ऐसा हूं, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं, तो उनको क्या आप रास्ता दिखाना चाहेंगे कि वे कैसे आपकी तरह या और लोगों की तरह बन सकें जिनको एडमायर करते हैं, जिससे उनकी अपनी आइडेंटिटी बने? बहुत बहुत सिंपल है। जब मैंने शुरू किया था तो एक इसके लिए फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना है, लेकिन जब करना है तो कंटिन्यूस करना है। मैं कभी नहीं कहूँगी एक बार करो और छोड़ दो, फिर वो तो किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, कोई भी एक डोनेशन ड्राइव की जा सकती है, लेकिन अगर कभी भी हम सेवा के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है हफ्ते में भी 1 घंटा अगर फिक्स कर लिया, एक सैटरडे या संडे हम 2 घंटा कुछ एक प्रोजेक्ट को टच करते हैं। और ऐसे मेरी लगातार मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस हो रही हैं, लोग टच में आते हैं, तो मैं यही बात करती हूँ कि हम कोई एक प्रोग्राम चलाएं जिससे रिजल्ट्स आए, इम्पैक्टफुल हो वो चीज़। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समय अपने शेड्यूल से निकाला, उसमें क्रिएटिवली हमने कैसे सोसाइटी में हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके और उसको हम ज़मीन पे उतार सकें, और लगातार 3 से 6 महीने मैक्सिमम 1 ईयर में हम रिजल्ट्स देखना शुरू कर दें। यानी कि निधि, आप ये कह रहे हैं कि आप शौक के लिए ना करें, बल्कि जो काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट रहें। जो भी आप एक इंटरवल्स फिक्स करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा वीक में अगर 1 घंटा भी करना चाहते हैं, वीक में 2 घंटा भी करना चाहते हैं, तो फिक्स टाइमिंग में करें। और साथ के साथ जैसे आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कई बार हम काम करते हैं, शुरू करते हैं जोश जोश में किसी को देख के, लेकिन उसमें आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद इसलिए नहीं आता, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं जैसा आप चाहते हैं कि बेहतर, और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो उसकी वजह से हम कई बार पीछे हट जाते हैं रिजल्ट्स ना आते हुए देख के। लेकिन अगर आप 6 महीने 1 साल जैसा आपने कहा लगातार करते जाएंगे तो उसके जब रिजल्ट्स आएंगे, जो फल मिलेगा, तो वो आपको खुशी देगा और उस आपको जोश भी देगा। बहुत सही आपने कहा। निधि, आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि कौन सा एरिया सर्विस के लिए, सेवा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे, या कुछ आपने पहले उस एरिया में किया है जिसका आपको रिजल्ट बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ही अच्छा दिखाई दिया हो, और जिन लोगों के लिए किया है वो भी बहुत खुश हुए हों? जब से मैंने शुरुआत की अपने सेवा की सफ़र की, तो 2 चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा दिल को छूती हैं। एक, अगर मैं कोई भी ऐसा स्किल दे रही हूँ या किसी उसमें हूँ पार्ट, तो उसका एंड रिज़ल्ट होना चाहिए कि इंसान को रोज़गार मिले,
उसको कन्वर्ट कर सके टू अर्न फॉर देयर लिविंग। तो रोज़गार एक मेरा इम्पॉर्टेंट हमेशा एक थॉट रहा है कि कैसे कराएं। और दूसरा एक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए फील्ड है वो छोटे बच्चों में, जबकि सेवा के कार्यों में ऐसा जब मैंने ज्वाइन किया था तो सेवा भारती एक ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता था ओल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, ओनली व्हेन यू गेट रिटायर्ड आफ्टर 55, 60, 65। हाँ, एक समाज सेवा और सोशल सर्विस की जब बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है जी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो काम शुरू करना जी, चाहते हैं। पर जब 30 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन किया तो ये एक अपने आप में कि इस उम्र में किसको सेवा का इंटरेस्ट आता है, एंड मुझे लगता था नहीं यही तो समय है करने का। Exactly. तो ये एक डेफिनेटली एक स्टोरी मेरे को अपनी फील होती है कि जब मैं इतनी छोटी उम्र में एंगेज हो सकी, क्योंकि मेरे पास अगेन समय था, मैं समय इसके लिए निकालना चाहती थी। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा कॉलेज स्टूडेंट्स में, स्कूल स्टूडेंट्स में, टीनेजर्स में, क्योंकि जितनी छोटी उम्र में सेंसिटाइज किया जाए टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी, वो आपके जीवन का आपका एक हैबिट बन जाता है या आप हमेशा उसको करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा एक गोल है। मैंने लगातार कुछ समर कैंप्स, विंटर कैंप्स, इस माध्यम से 10-12 साल बच्चों को बस्तियों तक बुलाया, उनको उनकी स्किल वो कैसे और बच्चों को दे सकें उस पे उन्होंने अपने आइडियाज़ उनको देकर कुछ ना कुछ क्लासेस, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हमने करते रहे। कोविड में एक बहुत बड़ा एक मिरेकल सा हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, क्योंकि बच्चों के साथ टच में मैं हमेशा ही रहती थी, लेकिन कोविड में मार्च महीने में एकदम जैसे ही कोविड आया 50-100 बच्चों ने कॉल किया कि मैम मैं इस वक्त सेवा करना चाहता हूँ, समाज को मेरी ज़रूरत है। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर की तरह आया, जहाँ हमारे घर के हर इंसान डरा हुआ है कोविड से, हमें भी नहीं पता व्हाट टू एक्सपेक्ट, वहाँ बच्चे सेवा करना चाहते हैं तो कैसे कराएं। तो वो एक अपने आप में मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि कुछ तो ऐसा निकालना पड़ेगा। अगर किसी के अंदर सेवा की जोत है और उसको मैं बल नहीं दे सकती तो मेरा होना ही किसी काम का नहीं है। दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। तो मेरे को मेरी रातों की नींद उड़ गई, मुझे लगा कुछ तो मुझे करवाना ही होगा ऐसे इस टाइम पे। एंड वही मेरी एक आदत है, जैसे मुझे लगता है ये मेरी अपनी यूएसपी है कि अपने रिसोर्सेज मुझे पता होते हैं मेरे पास अभी है क्या और उससे मैं क्या निकाल सकती हूँ। और उस टाइम मेरे करंट रिसोर्सेज में एक चीज़ मुझे पक्का पता थी कि दिल्ली की 300 से 400 बस्तियों में सेवा भारती का काम है। सेवा भारती की जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी सेवा बस्तियों के अंदर एक्टिव हैं, और वो अगर मैं उनको पर्सनली कॉल करूंगी वो कई बच्चों के साथ टच में कोविड में भी आ सकती हैं। और ऐसे ही पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे मेरे साथ टच में जो अपनी सेवा देना चाहते हैं। मिलना पॉसिबल नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, पर फ़ोन पे ऑनलाइन सेवा तो दी जा सकती है। वहीं से आइडिया आया क्यों ना हम एक ईच वन टीच वन ड्राइव शुरू करें। और उसी मार्च और अप्रैल के महीने में हमने एक बड़ा कॉल आउट किया, हमने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को उसमें इन्वॉल्व किया, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड जैसे जैसे वो चलता गया 3 से 4 हज़ार बच्चा इस ड्राइव में जुड़ गया। इतना भाव देखकर हम सारे, हमारा पूरा संगठन इसको समझ नहीं पाया कि क्या छोटे, क्योंकि ये एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं था कि छोटे बच्चे सेवा करते हैं, ऐसा नहीं सोचता था कोई। लेकिन शायद इस टाइम पे सभी को एक्सेप्ट हो गया कि इतने बच्चे आगे बढ़ के सेवा के कामों में लग गए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजकल जो छोटे बच्चे, इवन मतलब जो टीनेजर्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, यंग भी, वो सब लोग सोसाइटी के प्रति वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ऐसा उनके अंदर जज्बा आ रहा है। इसीलिए आजकल वो एक टर्मिनोलॉजी सोशल वर्कर से बदल कर सोशियोप्रेन्योर भी बन के निकल के आई है। तो सब लोग ये कहते हैं ना, जहाँ उनका मन होता है वो चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज की तारीख में सेवा के लिए वो माध्यम या वो मतलब सबसे ज़्यादा एरिया आवश्यक है जहाँ पे हम लोगों को रोजगार दे सकें, उनको इस तरह से ट्रेन कर सकें, उनको इस तरह की स्किल्स प्रोवाइड करा सकें कि भाई वो उस स्किल्स के साथ में उनको जॉब मिल जाए। तो ऐसा अभी तक आपने कोई एग्जांपल बताएंगे कि आप अभी तक किस तरह की जॉब्स के लिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और उसके लिए क्या चैलेंजेस आए और क्या सपोर्ट सिस्टम निकल के आया कि जिससे वो काम हो पाया या नहीं हो पाया? जी, तो सेवा भारती स्किलिंग एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसमें हम बहुत सारे जैसे कंप्यूटर सेंटर्स, सिलाई कढ़ाई केंद्र, फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसे बहुत सारे कामों में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बट क्योंकि कुछ और ऐसी नीड है, जैसे मुझे ऐसा लगता है सेवा भारती में जो काम चल रहा है उसमें
एक छोटा सा गैप है जिसको अगर करने से डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। तो वो गैप ये है कि जो एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन को जो चाहिए एग्जैक्टली हम वो स्किल इम्पार्ट नहीं करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया जब एक मेरी सहेली ने मुझे कहा कि निधि, वो अपने बच्चे को लेकर बस्ती में जाती थी, कुछ बच्चे उसी का बच्चा और बच्चों को कुछ सिखाता था, तो उसी में उसने सिलाई कढ़ाई केंद्र देखा और उसको ऐसी फीलिंग आई कि निधि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मेरे को जो भी आपकी सिलाई कढ़ाई से रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उसको पूरा कर दूंगी, आपको जो रिक्वायरमेंट्स है बताइए, रॉ मटेरियल मैं दे दूंगी। तो बातों बातों में मेरी बात आई कि रॉ मटेरियल देने से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, बट आप अगर इतना बड़ा काम करते हो और आपके मन में सेवा का भाव है तो कुछ तो ऐसा करिए जिससे हम एक बड़े स्केल पे इस काम को कर सकें। तो डिस्कशन में उन्होंने अपने ब्रदर को इन्वॉल्व किया जो एक्सपोर्ट फैशन इंडस्ट्री में और एक्सपोर्ट्स का काम देखते हैं इन नोएडा। तो उन्होंने जब बात किया तो हमने सोचा हम क्यों ना एक एक्सपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएं। उसका एक बहुत बड़ा मतलब अगर कहें कि जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कई बार आदमी डर भी जाता है कि मैं अपने बिजनेस से निकल के क्या बड़ा काम करूंगा, लेकिन हमने उसको बहुत सिंपल किया। हमने कहा ऐसा करते हैं कि बस्ती से ही 2 महिलाओं को हम आपके पास ट्रेन होने के लिए 1 महीने के लिए भेजते हैं, बेसिक ट्रेनिंग आप दे दें, टीचर्स को ट्रेन करें और फिर हम बस्ती से जो आपके बिजनेस में और आगे बहुत सारे नोएडा में ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेस है जहाँ रेगुलर रिक्वायरमेंट है, जहाँ शॉर्टेज ऑफ लेबर है, हम उन एरियाज़ में ट्रेनिंग देना शुरू करें अपने ही बस्ती में, अपने ही सेंटर पे। तो हमारी टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी गई, फिर हमने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया और जो छोटी बहुत इन्वेस्टमेंट थी, छोटी से कह सकते हैं काफ़ी बड़ी भी हो गई वो, क्योंकि जिन्होंने किया उन्होंने बहुत खुले दिल से वहाँ पे सारा एपरेटर्स, मशीनें, टेबल्स, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी, उस सेंटर को पूरा तैयार किया एज एन एक्सपोर्ट ट्रेनिंग हाउस। और वहाँ पर हमने बस्ती के बच्चों को चूज़ किया। जैसे जैसे ट्रेनिंग होती गई, वीक में एवरी वीकेंड पे उनका जो सीनियर मैनेजर था उनकी कंपनी का, वो आकर देखता था कि कितनी सिंसियरली ये चल रहा है। और जब 1 से 2 महीना वो देखता रहा कि सिंसियरली कोई कर रहा है काम को, तो वो अपने फैक्ट्री पे ऑन द फील्ड ट्रेनिंग के लिए बुला लेते थे। इनिशियली लोगों को लगा शायद कि हम इतना सीरियस वर्क नहीं कर रहे हैं और उतना इंटरेस्ट बस्ती के लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन जैसे जैसे 2 से 3 महीने निकले, 6 महीने होते होते कई लोगों के 10-15 लोगों के जब जॉब्स लग गए, तब इसने तब उन लोगों बस्ती वालों को लगा कि नहीं भाई ये ट्रेनिंग जो है ना जॉब में कन्वर्ट हो रही है, पैसा देगी। तो फिर उसके बाद लोगों का और 1-1.5 साल में हमने 200-250 लोगों को वहां से जॉब दिलवा दी। सो इस तरह की बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अगर हम ये एक वैक्यूम भी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यानी कि अगर कंपनीज़ को आज की तारीख में बहुत अच्छा स्टाफ नहीं मिलता है, रिसोर्सेज नहीं मिलते, क्यों? उनके पास वो स्किल्स नहीं होती और लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि जो कंपनी को चाहिए वो आपके पास नहीं है और जो आपके पास है वो कंपनी को नहीं चाहिए। तो अगर वो चीज़ हम उनको स्किल सेट दे दें तो वो जॉब में कन्वर्ट हो जाती है। और एक ऐड करूँगी यहाँ पर कि सेवा भारती जिस संगठन के साथ मैं जुड़ी हूँ, वहाँ पर स्किल देते देते व्यक्ति निर्माण का भी काम होता है। हम एक अच्छे वैल्यूज़ डालते हुए अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक अच्छा, जैसे हम एग्जांपल दूँ तो आहूजा सन्स में अगर कभी भी ज़रूरत होती है किसी भी जॉब पर, तो मैं सबसे पहले सेवा भारती में जिसने काम किया होगा उसको चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल के साथ साथ हम अच्छी वैल्यूज़ के ऊपर बहुत डिस्कशंस करते हैं। बिल्कुल, वैल्यूज़ अगर व्यक्ति अच्छा है तभी आपके साथ ज़्यादा काम कर पाएगा, ईमानदार होगा, लॉयल होगा, डिसिप्लिन भी होगा, चीज़ें आएंगी उसको। निधि, अगर हम बात करें आपके विज़न की कि भी आने वाले 10 सालों में, ठीक है ना, जिस तरह से आप दोनों तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी डिवीज़न जो आपका आहूजा सन्स का कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का डिवीज़न है उसको अगले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? बेशक मैं उसके 2 या 3 पड़ाव भी ले सकता हूँ कि ये अगले 3 साल यहाँ, फिर 6 साल में यहाँ, फिर 10 साल में यहाँ। और उसी तरह से अपनी सोसाइटी के लिए आप क्या, आपने कोई कहते हैं ना एक ड्रीम होता है, एक मन में ठाना होता है कि कम से कम मुझे ये तो अचीव करना है, कोई गोल बनाया है ऐसा? बिल्कुल, गोल्स के बिना लाइफ नहीं होती कुछ। गोल्स के बिना लाइफ नहीं होती। वेरी बिल्कुल, गोल्स तो भैया जिसके पास गोल नहीं है आपकी कोई लाइफ नहीं है, तो गोल बना लीजिए। बिल्कुल। दोनों की बात करेंगे। पहले आहूजा सन्स की बात करती हूँ, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात करती हूँ। अभी मुझे लगभग 1-1.5 साल हुआ है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पे फोकस करते हुए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने समझी हैं, सीखी हैं, टीम बिल्डिंग हो चुकी है
और ऑल इंडिया लेवल पे हमने अपने गिफ्ट आइटम्स को कैसे गुड पैकेजिंग करके कैसे कर सकते हैं उस पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि विद दिस टीम हम ऑल इंडिया में किस तरीके से, लेकिन डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है स्कार्फ, स्टोल्स, पश्मीनाज, इट हैज़ अ कॉलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग बहुत पसंद करते हैं और लोगों को एज अ गिफ्ट आइटम ये पसंद आती है चीज़। तो मेरी अपनी सोच ये कहती है कि मैं धीरे धीरे हर कंट्री में इसको एक्सपैंड करूं, और देर आर लॉट ऑफ गिफ्टिंग एग्जीबिशंस जिसको मैं कर सकती हूँ, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी हम जाकर अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ ऑल द गिफ्ट्स इन द वर्ल्ड, आहूजा सन्स का जो प्रोडक्ट है एज अ गिफ्ट इज मोस्ट एडमायर्ड गिफ्ट। तो इसको प्रमोट किया जा सकता है एंड स्काई इज द लिमिट वेयर आई कैन रीच टेकिंग दिस प्रोडक्ट अहेड। सो फार आहूजा सन्स का है, आई थिंक दिस विल गो ऑन, मतलब टर्नओवर्स विल स्पीक, अदरवाइज इट विल डेफिनेटली एक्सपैंड। रेस्ट सेवा भारती एंड सेवा का काम, तो वो तो मेरे खून में है, वो तो मुझे करते ही रहना है। एंड आई थिंक मेरे को करते करते एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि शायद मैं जो भी कर रही हूँ वो किसी और के लिए जगह मेरे अपनी लाइफ में बहुत अफेक्ट करता है। मैं बहुत सीखती हूँ, मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ, मैं बहुत लर्न कर रही हूँ, एंड दिस इज़ माई ओन पर्सनल जर्नी विच आई फील मुझे इवॉल्व होते रहना है, मुझे अपने को मैं जैसी हूँ उससे बेटर करते जाना है। बिल्कुल, वो करते जाना है और वो आप कर रही हैं और आगे करेंगे भी, और शुरू से भी जैसा आप करती हैं। लेकिन मेरा पे सवाल ये है कि भाई इसको लेके क्या गोल क्या है, क्या विजन की, भाई क्या ऐसा कर दें लाइफ में जिससे मतलब कुछ तो लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। बिल्कुल, तो अभी करंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ध्यान रहता है और हर प्रोजेक्ट में बेस्ट क्या कर सके वो अपने इनपुट्स रहते हैं, बट एक मेरा पर्सनल टारगेट जो मैंने आपको बताया प्रोग्राम मेरा बच्चों वाला है, ईच वन टीच वन से हमने उसे टीन्स फॉर सेवा करके प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट किया ऑन 5 सितंबर 2020 जी, और उसको अब 4 साल होने वाले हैं। मैं उसको दिल्ली में काफ़ी मोस्टली सभी पब्लिक स्कूल्स तक लेके और प्राइवेट स्कूल्स तक लेके जा चुकी हूँ, पर मैं उसको नेशनल लेवल पे हर सिटी हर स्टेट में उसको बढ़ाना चाहती हूँ, बच्चों के अंदर सेवा भाव लेकर आना चाहती हूँ। यानी कि जो ईच वन टीच वन वाला जो प्रोजेक्ट है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं। उसमें ईच वन टीच वन में जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो किसी स्लम के बच्चे या कोई ऐसा जिसको ज़रूरतमंद हो उसको वो पढ़ाएं। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ईच वन टीच वन ड्राइव थी जो हमने मार्च अप्रैल मई में करी जी, मार्च अप्रैल मई ऑफ कोविड 2020। उसके बाद हमें लगा इसे फॉर्मुलेट करें इस प्रोग्राम को, तो हमने उस प्रोग्राम का नाम दिया टीन्स फॉर सेवा, विच स्टार्टेड ऑन 5 सितंबर 2020। और टीन्स फॉर सेवा का जो मेन प्रोग्राम है इज कॉल्ड बडी प्रोग्राम। बडी प्रोग्राम के तहत हम बस्ती के बच्चों को एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं और इंडक्ट करते हैं, और ऐसे ही हर स्कूल के अंदर हमारी टीम्स हैं जो बच्चों को लिस्टिंग करती हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और जो बच्चा उस सेम उम्र का है एंड सेम जेंडर, हम उनको आपस में कनेक्ट करने का एक सिलेबस देते हैं। हफ्ते में आधा घंटा आपको एक दूसरे से बात करनी है और क्या करनी है, एंड द आइडिया इज ग्रोइंग फ्रेंडशिप इन देम, हैंड होल्डिंग, और दोनों का इसमें विकास हो। चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है चाहे वो बस्ती का बच्चा है, जब दो बच्चे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से जब बात करते हैं तो लर्निंग दोनों की है, दोनों का बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर हम बस्ती के बच्चे की बात करें तो वो वोकली एक्सप्रेसिवली कहता है कि भैया या दीदी आप, क्योंकि हम जनरली कोशिश करते हैं बस्ती का बच्चे से 1 या 2 साल बड़ा हो, जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है उससे ज़्यादा अच्छी एंगेजमेंट हो पाती है, और वो स्पेशली बोलते हैं कि आप हमारे को मैथ्स का कुछ एक टॉपिक करा दो, मेरे को मुश्किल होती है इसमें, तो वो खुशी खुशी करा देता है जब ये कॉन्वर्जेशन चलती है। और साथ के साथ जब वो आपस में अपनी जनरल एक रूटीन लाइफ की बातें करते हैं, बच्चे जब फ़ोन पे करते हैं, तो उसमें एक चीज़ दिखती है कि वो एक कैसे एक छोटे से 6 फीट के कमरे में 5 लोगों के साथ रहता है, उसका ने कैसे उसी में किचन चला रहा है, उसी में वॉशरूम है, उसी में सारा काम हो रहा है, और वो चेहरे पे इतनी स्माइल और इतनी खुशी और इतना टैलेंट। तो आई एम श्योर हर बच्चा जो अपने बस्ती के बडी के साथ कनेक्ट करता है उसके लिए बहुत सारी सीखने की विषय है कि मेरे पास इतना सब कुछ होकर शायद खुशियाँ कम पड़ गई हैं, और वो एक छोटे से कम रिसोर्सेज में भी खुशियाँ ही खुशियाँ उसकी जीवन। मतलब वो बच्चा ये सोचता है कि भाई
मैं तो इतना डिमांडिंग हूँ, सब कुछ मांगते ही रहता हूँ, इनके पास तो वो भी नहीं है जो फेंक देते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो जाहिर सी बात है, बहुत। कंटेनमेंट वाली बच्चों बहुत। के अंदर बात आ सकती है। सेंसिटाइज करते हैं बच्चे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और अब क्योंकि कोविड चला गया है, हमने इसको डिवाइस किया है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ना करके बच्चा Offline भी करे। कभी अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर आए, और जो उनको हम वॉलंटियर कहते हैं, और वॉलंटियर बच्चा बडी जो उसका बस्ती में फ्रेंड है वो उसके घर जाए। तो इससे एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम चलता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, दोनों चीज़ें चलती हैं। एब्सोल्युटली। तो निधि, एक बात अब ये आती है कि भाई इतना सारा समय आप देती हैं, तो बच्चों को कैसे संभालती हैं, उनको कितना समय देती हैं, उनको समय नहीं दे पाती? जब बच्चे हुए तो मेरी लाइफ वॉज ऑल अराउंड माई चिल्ड्रन। आई थिंक जैसे और महिलाएं हैं, मैं भी वही थी, बिल्कुल सेम थी, और शायद टू इमोशनल थी अपने बच्चों को लेकर। तो बच्चों के साथ मेरी जर्नी ये रही कि शुरू से ही मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा कि स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क्स ये ना जल्दी से ख़त्म कर लिया करो, तुम ख़त्म करोगे तो हम खूब सारी बातें करेंगे। तो कभी भी मैंने अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करो, होमवर्क करो, ऐसी बातें की ही नहीं। मैं बस उनसे बात करती रहती, हो गया तो बुला लेना, मैं नीचे बैठी हूँ, जैसे होमवर्क खत्म हो जाए ऊपर बुला लेना, ऐसे करके मेरी कॉन्वर्सेशन चलती थी। और जब खत्म हो जाता, उनको भी लगता था जल्दी खत्म करो, फिर हम मम्मी को अपनी डिटेल्स देंगे क्या हुआ आज। तो मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत समय स्पेंड किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें हम अदर देन पढ़ाई, क्योंकि आजकल की एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारा फोकस पेरेंट्स का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कि पढ़ाई में अचीव करना है, इसमें अचीव करना है, उसमें अचीव। मेरा फोकस बच्चों की अचीवमेंट्स पे कभी नहीं रहा। मुझे लगता था क्या मेरे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है जो उनको परेशान कर रही है। उस डिस्कशंस में, उनकी लाइफ में घुसते घुसते हर छोटी छोटी बात, अगर मेरे बच्चे ने एक भी गलत बात करी जो सुनने में आई मेरी, मैं उस पर 2 से 4 घंटे आराम से लगा सकती थी कि ये बात क्यों आ रही है मन में। तो पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। बच्चे कई बार मिसबिहेव भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सब कुछ परफेक्ट चलता है लाइफ में, पर शायद मुझे ऐसा लगता है बच्चों के साथ जितना समय आप लगाते हैं और पेशेंटली उनको सुनते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे अभी ये पेरेंटिंग की बात आई, तो जो आपकी पेरेंटिंग थी, यानी कि आपके पेरेंट्स जिस तरह से उन्होंने आपको बड़ा किया और जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला, या आपने कहा कि भाई ये मेरे पेरेंट्स से मेरे साथ किया था और मैं शायद ऐसे वो करते तो मैं ज़्यादा अच्छा महसूस करती, तो ऐसा कुछ रहा? हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक चीज़ जो सेम की मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे बचपन से मेरे पेरेंट्स ने समय बहुत दिया, प्यार बहुत दिया, तो वो चीज़ मुझे शायद इसलिए उनसे बहुत कनेक्टेड फील कराती है। ये एक चीज़ मैंने भी दी अपने बच्चों को। लेकिन एक चीज़ जो मुझे गैप लगता था वो ये था कि कई बार मेरे पेरेंट्स से मैं खुलकर बात नहीं कर सकती थी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ मुझे शायद शर्म आ जाती थी, या मेरे पेरेंट्स ओपनली डिस्कस नहीं करते थे। तो कुछ बातें मेरे मन में थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में मैं रहती थी और मुझे लगता था मैं किससे बात करूं। वो मुझे एक गैप जो लगता था अपने चाइल्डहुड में, वो मैंने अपने बच्चों के साथ कभी नहीं होने दिया। हंसी मजाक में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को मैं छेड़ देती थी, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉपिक हो या कोई भी ऐसा एडिक्शंस रिलेटेड टॉपिक हो जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है स्कूल्स में। मैं बहुत ओपनली डिस्कस करती थी कि तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ। तो उन्हें लगता था मम्मी आप कैसे बोल देते हो इतनी सेंसिटिव बातें। पर मुझे ऐसा लगा उनके साथ दोस्ती करने की एक मेरी आदत रही है कि छोटे से थे तो कोशिश करती थी कि हम फ्रेंड्स बने, और जब फ्रेंडशिप है तो क्या बात। और जब भी कोई बहुत हार्ड बात भी सुनी मैंने उनके अपने तो मैंने ऐसा देखा मेरे पेरेंट्स बहुत अजीब से रिएक्ट कर देते थे, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो या ऐसा क्यों होना है। मैंने कभी भी किसी बात पे बहुत ओवर रिएक्ट ना करते हुए, नहीं भी ठीक लग रही बात, बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। बैलेंस्ड अप्रोच की आज नहीं, लेकिन अगर उनको समझाना भी है तो समय लगाकर धीरे धीरे उनको सही बात समझानी है, एकदम ओवर रिएक्ट नहीं करना। ओवर रिएक्ट नहीं करना। निधि, इतना सारा आप काम करते हो, उसमें मी टाइम कहाँ है? मी टाइम तो बहुत मिलता है। कैसे? मेरे को एक ही चीज़ लगती है कि जहाँ जिस चीज़ के लिए समय निकालना है वो तो समय हमेशा ही होता है। हर रोज़ 24 घंटे लेकर आता है और उस 24 घंटे में क्या करना है वो मेरे हाथ में है। तो मेरा मी टाइम सबसे पहले सुबह 5:30 से 8 बजे तक वो मेरा मी टाइम है। वो तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। और इवन शाम को, वैसे हमारी सोशलाइजिंग, हमारा लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें बहुत बाहर 5:30 से 8 बजे तक का वो जो है टाइम आपका 2.5 घंटे का, वो कैसे स्पेंड करते हैं? सुबह उठ के पहले फ्रेशन अप हुए, फिर उसके बाद मैं
कोशिश करके 1 घंटा फर्स्ट 1 आवर मैं योगा करना पसंद करती हूँ। मैं थोड़ा सा टहलती हूँ, पहले फ्रेशनर वार्म अप करती हूँ, योगा करती हूँ। मेरे घर में नीचे एक ट्रैम्पोलिन है बड़ा सा, तो मेरी स्टार्टिंग एक हनुमान चालीसा और उसके ट्रैम्पोलिन जंपिंग से होती है, उससे मैं बहुत एनर्जाइज हो जाती हूँ। और पूरा अच्छा मुझे याद आता है कि कोविड में भी अगर सबसे बड़ी कोई स्ट्रेंथ थी मेरी तो वो मॉर्निंग हनुमान चालीसा विद ट्रैम्पोलिन जंपिंग थी। तो सब मुझे कहते थे, कोविड हुआ भी ना तो घर में सबको हो गया था तो हम सब ऊपर नीचे घूम रहे थे, तो मैं तीसरे चौथे दिन ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रही थी, तो सब कह रहे थे क्या है, मैं कहा यहाँ से एनर्जी मिलती है, हनुमान चालीसा मुझे स्ट्रेंथ देती है। तो ये सुबह के कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, योगा, ट्रैम्पोलिन जंप, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो लाइक करती हैं कि तुम्हारे साथ मैं मॉर्निंग वॉक, तो कुछ मैं ऐसे टाइप करती हूँ कि हम साथ में भी वॉक कर लेते हैं, नहीं समय साथ मिला तो अकेले भी वॉक कर लेते हैं, बिकॉज सुबह प्लांट्स को देखकर खुले एनवायरनमेंट में मुझे पूरा का पूरा जो 2.5 घंटा यूज हो जाता है अपने लिए, खुशी खुशी। निधि जी, आपने जैसे बताया 5:30 बजे आप उठते हैं और 8:30 बजे तक 8 बजे तक आपका मी टाइम है, तो उसके बाद आपका जो डे शेड्यूल है वो कैसा होता है? जी, तो मेरा एक रूटीन फिक्स्ड है। मैं 8 बजे जैसे ही अपना वॉक और अपनी एक्सरसाइज क्लोज करती हूँ, मैं क्विक शावर लेती हूँ और उसके बाद 1 घंटा मेरे को अच्छा लगता है, मैं अपने परिवार में, स्पेशली माय मदर इन लॉ, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम विद हर, कि वैसे पूरा दिन उनका भी बिजी है क्योंकि शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, शी लुक्स आफ्टर आवर साउथ स्टोर। तो मुझे लगता है सुबह सुबह हमारी सारी दिन भर की बातें हो जाती हैं और हम वो टाइम 1 घंटा मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करके, मेरे फादर लॉ भी मोस्टली वहीं पर साथ में होते हैं, तो हम सब आपस में, मेरे हस्बैंड भी कभी कभी साथ होते हैं, कभी वो बाहर गोल्फ के लिए चले जाते हैं, तो डिपेंड्स, जो अवेलेबल होता है उसके साथ हम 1 घंटा बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करके मैं उस वक्त नोएडा निकल जाती हूँ, लगभग 9 बजे मैं अपने नोएडा ऑफिस के लिए चली जाती हूँ, जहाँ पर मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग पर जो मैं काम करती हूँ वो देखती हूँ टिल आफ्टरनून। अराउंड 2 to 3 PM आई क्लोज दैट वर्क, बिकॉज उतने में मेरा अपना काम जो मैं देखती हूँ वो कर लेती हूँ। और वहाँ से फिर मैं वापसी में देर आर डिफरेंट एरियाज़ वेयर आई एम ऑक्यूपाइड, जैसे सेवा भारती है जिसमें मैं थोड़ी एक्टिव हूँ, तो कभी उस ऑफिस में चली जाती हूँ। राष्ट्रीय सेवा भारती ऑफिस है जहाँ पे मैं एक कार्यकर्ता विकास योजना है जिसमें ऑल इंडिया के सेवा कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का काम एक मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है, तो उस पर कभी कभी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो उधर चली जाती हूँ। एक बैंक है केशव सहकारी बैंक, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ, तो उसकी बैठकें भी हफ्ते में एक बार ज़रूर होती हैं, तो कभी वहाँ जाना हो जाता है। और अभी रिसेंटली दिसंबर मंथ में ही आई हैव प्रॉमिस्ड एंड कमिटेड टू my school alumni association. I've just become the president of my school's alumni association. Now at this point मेरा वो बहुत टाइम मुझे वहाँ लगाना पड़ रहा है क्योंकि हर महीने कोई ना कोई इवेंट होता है। अभी जनवरी में ही फरवरी महीने में ही हमने एक बहुत बड़ा एल्यूमिनाइट किया, अपने 52 बैचेस को इनवाइट करके अपने स्कूल बुलाना और एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट किया। तो समय ऐसे ही सेकेंड हाफ ऑफ द डे ऐसे ही डिफरेंट सोशल प्रोजेक्ट्स में मेरा लग जाता है, और रात कब हो जाती है 8, 9, 10 कब बज जाते हैं पता नहीं लगता। तो फिर उससे मतलब जिस तरह से आपने बताया इतना हेक्टिक शेड्यूल आपका रहता है, तो बच्चों को समय कब देते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। अब तो खैर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, वो समय मांगते नहीं, मैं उनसे मांगती हूँ समय। बिटिया 2nd ईयर कॉलेज में है, लंदन में पढ़ रही है, और बेटा क्लास 12th के एग्जाम्स दे रहा है। लेकिन एक समय था जब बच्चे छोटे थे, क्योंकि ये जर्नी चलते चलते 10-12 साल हो चुके हैं, तो कई बार ऐसा प्रोजेक्ट्स या इवेंट्स आते थे जहां मेरे को बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता था और मैं बिल्कुल भी समय घर पे नहीं लगा पाती थी। तब बहुत गिल्ट होता था कि ये क्या कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी एक तो बच्चे थे, उनसे जब समय मिले बात पूरी करनी है, आधी अधूरी बात करके छोड़ना नहीं है। चाहे रात को कभी कभी लेट नाइट 2-3 भी बज जाए उनसे बातें करने में, मैं छोड़ती नहीं थी। लेकिन मेरे सीनियर्स जो महिलाएं मेरे साथ सेवा के कार्यों में एक्टिव थी, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बस समझाई मेरे पूरी जर्नी में कि तू समाज की चिंता कर रही है, तू अगर जाकर इतना काम सोचती है और लोगों की लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस ला रही है, तेरी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह तेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे, और तू उसकी चिंता मत कर। क्योंकि कभी कभी चिंता होती थी बच्चों की कि छूट गए, आज बात नहीं हुई या ढंग से नहीं मैं बात कर पाई। तो वहाँ पर मैंने उनकी बात को बहुत वैल्यू किया, और शायद यही रीज़न है कि आज मैं अपने बच्चों को देखती हूँ
तो मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ सक्सेस है मेरे लिए, जिसको मैं अपने आप को टैप करती हूँ अपना शोल्डर, वो मेरे बच्चों को देखकर आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं, सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं, वही है। निधि, एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं सोच रहा था पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन मैं सोचता हूँ पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि कुछ आ रहा हो तो पूछ लेना चाहिए। सास और बहू है ना, मतलब कई बार होता है ना, हम सुनते हैं ना, सास बहू, सास भी कभी बहू थी। आपका अपनी मदर इन लॉ के साथ में किस तरह के, जैसे आपने वैसे बताया कि 1 घंटा आप एक साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बट उसके बावजूद मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मदर इन लॉ क्रिटिसाइज़ आपको करते हैं या हमेशा आपको आगे पुश करते हैं कि नहीं निधि, जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, और जहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, या वो गाइड भी करते हैं कि नहीं तुमने ये गलत किया, इसको सही करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये तुमने गलत कर दिया, ये ख़राब कर दिया, ऐसा वैसा? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आज मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ, आज जिस वक्त मेरी शादी हुई थी, यानी 22 साल में मेरी शादी हुई थी, और लगभग 21-22 साल ही मैंने अपनी मदर इन लॉ के मतलब परछाई बन के रही। तो आज दोनों माँओं से मैंने बहुत पाया है। इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि शादी से पहले एक अलग ही बात होती है, जब हम अपनी माँ से लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के जस्ट बाद एक समय लगता है जब आप अपनी मदर इन लॉ के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। पर मुझे वो मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि शायद मेरी मदर इन लॉ एक बेटी चाहती थी अपने जीवन में, उनके 3 बेटे हैं। तो जैसे ही मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे हर चीज़ से अपने आप को अलग करके सारा समय अपना मुझे दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड करने में, मुझे दिशा देने में बहुत मेरे साथ समय लगाया। इनिशियल ईयर्स में जब बच्चे छोटे थे, उनकी हमेशा इच्छा होती थी कि समय बच्चों के साथ लगाओ, और कभी कभी मैं उनके साथ कहती रहती थी मेरा ये भी मन करता है, मेरा वो भी मन करता है, और वो मुझे समझाती थी समय बच्चों को ज़्यादा दो। तो वहाँ थोड़े थोड़े गैप्स रहे, लेकिन ओवर द ईयर्स मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा कोई इतने सालों में जिसके साथ सबसे ज़्यादा मैंने बात की, सबसे ज़्यादा शेयरिंग की, या मेरा कोई बहुत मित्र या दोस्त सहेली की तरह फॉर्म होता गया रिलेशनशिप, वो मेरी मदर इन लॉ ही है। मैं सबसे ज़्यादा शेयरिंग उनके साथ ये करती हूँ। मैं बड़ी बात सुन रहा हूँ कि कोई सहेली बन गई, कोई फ्रेंड बन गई, मतलब मदर इन लॉ, तो एक बड़ी बात है। निधि, लाइफ में सीखना कितना ज़रूरी है, लर्निंग कितनी ज़रूरी है, या लर्निंग की एक एज होती है कि भाई आपने कॉलेज ख़त्म कर लिया, डिग्री ले ली और कुछ और कोर्सेज वगैरह कर लिए, उसके बाद क्या सीखना है, अब तो आप सीख चुके, या आपको लगता है कि नहीं सीखना ज़रूरी है? अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम नीचे चले जाएंगे लाइफ में। ये तो एक रूल है लाइफ का कि जीवन में कोई कहीं कुछ नहीं छूटता। अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं जीवन आपको सिखा देता है कि आप कुछ नहीं हो अब, क्योंकि आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इतना इवॉल्वमेंट होती जा रही है, एआई आ रहा है, इतना डिजिटली अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अगर आप फ़ोन नहीं सीखोगे, आप लैपटॉप नहीं सीखोगे, आप जितनी भी एक वर्किंग है उसमें इवॉल्व नहीं होते रहोगे, तो आप किसी से बात करने लायक भी नहीं रहोगे। किसी से बात करने के लायक भी नहीं रहोगे। जिस तरह से चलिए मान ली प्रोफेशनल लाइफ में है, उनको सीखना है कि भाई जिस तरह से आपने कहा एआई आ रहा है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, दुनिया जहाँ के कोर्सेज हैं, कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। होम मेकर्स के लिए क्या सीखना ज़रूरी है रेसिपी के अलावा? ठीक है ना, उनके घर के काम के अलावा, और क्या उनको सीखना चाहिए कि जिससे वो थोड़ा सा बेटर फील करें? उनको क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। होम मेकर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो सीख ही रहे हैं और कर ही रहे हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सभी होम मेकर्स की, बट फिर भी मुझे लगता है कि हमारे करंट न्यूज़ से अपडेटेड रहना एक बहुत आवश्यक ज़रूरत है। अगर हमको पता ही नहीं आसपास दुनिया में चल क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही दुनिया एक बना लेते हैं जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा बाहर हो क्या रहा है। गॉसिप की दुनिया तो हम डेफिनेटली वी पिक एंड चूज़, हम अपनी, और मैंने ऐसा देखा है कोई ऐसा है जो गॉसिप की दुनिया में भी खुश है, अगर तो वो खुश है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनो, वो सोचो, वो करो जो आपके जीवन को कंट्रीब्यूट करे, आपको लाइफ में कुछ समझदार बनाए। तो उसके लिए कौन सी स्किल्स, कौन सी ऐसी चीज़ें आपको अपने अंदर बढ़ाते रहने चाहिए। मेरी ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो एक नया हॉबी चूज़ करती हैं, कभी कोई सिंगिंग रेगुलरली कर रहा है, कोई पेंटिंग्स कर रहा है, कोई
आर्ट में उसका इंटरेस्ट है तो वो आर्ट में बहुत यानी कि गॉसिप ऐसी चीजों का करो जो आपकी लाइफ को इन्हांस करे, ना कि डिटोरेट। तो मैं बात भी उन्हीं से ज़्यादा पसंद करती हूँ करना जो मुझे अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वैल्यू ऐड करे मेरी लाइफ में, एंड दैट इज हाउ यू कैन ग्रो इन लाइफ, यू चूज व्हाट यू वांट टू बी। एग्जैक्टली। निधि, अगर हम बात करते हैं जब लीडरशिप क्वालिटीज़ की, जिस तरह से जब लीडरशिप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो आप जब काम करते हैं, जब आप ग्रो करने लगते हैं, जब आपकी एक पोजीशन क्रिएट होने लगती है समाज में, सोसाइटी में, कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में, चलिए आहूजा सांस में तो कोई चैलेंज है नहीं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वहाँ पे कोई आपसे नाराज़ होकर भी कहाँ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो सोसाइटी के लिए आप काम करें, जिसने जब आपने कहा कि मैंने शुरुआत से एक पोजीशन से काम किया, अब धीरे धीरे लोग एडमायर करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो क्रिटिसाइज़ करते होंगे, जो आपके काम को देख के कहते होंगे अरे ये क्या है, फालतू का काम है, या XYZ। मैं सच बताऊं कि लोगों ने तो नहीं ज़्यादा, बट अपने पर सेल्फ डाउट्स बहुत थे मुझे ऐसा लगता था ये कौन सा पागलपन है मेरे अंदर जो मुझे हर वक्त कुछ समाज के लिए करने की इच्छा होती है। लोगों ने इनिशियली मैं फैमिली कहूँगी, उन्होंने भी, फ्रेंड्स कहूँगी, उन्होंने भी, सबको कन्फ्यूजन होती थी कि इसका इंटरेस्ट इतना डिफरेंट क्यों है। तो नेगेटिव तो किसी ने नहीं बोला, मैं आई मस्ट से कि सभी कहते थे बहुत डिफरेंट है तो हम ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट इनिशियली बहुत ज़्यादा था कि ये रास्ता पकड़ूं कि ये रास्ता पकड़ूं, क्योंकि जब भी हम कर रहे होते हैं हमें श्योर नहीं होता। 12 साल की जर्नी में मैं आई मस्ट से 7-8 साल तो ये कन्फ्यूजन ज़रूर रही कि ज़्यादा ध्यान बिजनेस पे दूं कि ज़्यादा ध्यान मैं सोशल वर्क में दूं। लेकिन ओवर द इयर्स करते करते एक कॉलिंग आ गई अंदर से कि बिजनेस बहुत अच्छा रन हो रहा है, मेरे थोड़े कंट्रीब्यूशन से भी और अच्छा हो जाएगा, बट समाज का काम मेरे यहाँ पे फोकस करना यहाँ चाहिए, पे मुझे फोकस यहाँ पे ज़्यादा आनंद आएगा, और यहाँ पर मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत थोड़ा एफर्ट डालने से भी मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स नजर आते हैं। बहुत सारे रिजल्ट नज़र आते हैं। डिसीजन मेकिंग लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, और डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो इंस्टेंट होनी चाहिए, टाइम लगा के होनी चाहिए, कैसे आप उसको देखते हैं? मैं समझती हूँ डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ तो एक इंसान की अपनी अपनी होती हैं, बट मेरी सोच ये कहती है कि डिसीजन लेने में समय लगाओ। इंस्टेंट डिसीजंस से थॉटफुल डिसीजन बेटर होता है। एंड आई बिलीव अगर एक बार किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा, चाहे मेरी इच्छा नहीं भी थी सीए करने की, लेकिन मैंने डिसीजन लिया है, ये मेरा डिसीजन है और मुझे कंप्लीट करना है। अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट उठाया है, ये मेरा डिसीजन है, मुझे इसे एक पॉइंट पे पहुंचाना है, क्लोज करना है। कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए क्या डिसीजन लेने की? जैसे आपने कहा समय लगाओ, ऐसा ना हो कि वो ट्रेन निकल जाए। ऑफ कोर्स, लेकिन हाउ मच यू वांट टू बी कमिटेड टू इट, उतना समय लगाकर कमिटमेंट पूरी हो। क्योंकि कभी कभी हम जल्दी से डिसीजन लेकर स्टार्ट करते हैं, ये बहुत नॉर्मल है कि हम डिसीजन लेते हैं, हम शुरू करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और एक कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। तो ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग डिसीजन मेकिंग में तो नहीं लगा सकते, बहुत महीने और बहुत साल भी नहीं लगा सकते, पर जहाँ तक आपको लगता है, डिपेंड करता है कि किस चीज के ऊपर डिसीजन लेना बड़ा है, डिसीजन है और उसको कमिटमेंट से मैं पूरा कर सकूं। इंपॉर्टेंट यही है मुझे लगता है कि डिसीजन वो लो जो आप पूरा कर सको, नहीं तो एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन ऑन समथिंग। जो होम मेकर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ होम मेकर, मैं खुद भी एक होम मेकर हूँ, साथ में बहुत सारे काम किए वो अलग बात है, बट एज अ होम मेकर आई कम्प्लीटली रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट द वर्क, द ट्रेमेंडस वर्क वी डू एट होम। पहले अपने आप को रिस्पेक्ट देना, सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज का ज़माना होम मेकर्स को एक अच्छी नज़र से नहीं देखता, ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रहे क्या। बट मुझे लगता है चाहे होम मेकर हो, चाहे आप आगे काम भी कर रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो, सबसे पहले वुमेन के लिए मेरा एक मैसेज है, अपनी यूनिक पॉइंट्स को समझें, अपने आप को वैल्यू करें। अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो दुनिया मेरी रिस्पेक्ट कैसे कर सकती है? तो अपनी क्वालिटीज़ को समझते हुए पहले अपने आप को आप वैल्यू करना सीखें। जो भी कर रहे हैं लाइफ में, एज अ होम मेकर कर रहे हैं, बच्चों की तरफ कर रहे हैं, कहीं और लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को ज़रूर वैल्यू करें, तभी दुनिया उसको समझेगी। आप वही पिक्चर क्रिएट करेंगे अपने आसपास। तो सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। इसमें मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि हर इंसान
एक छोटा सा प्रयास समाज के लिए ज़रूर करें। एक छोटा सा कदम बहुत जीवन बदल सकता है, तो हम वो एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करें। एक छोटी सी कोशिश जरूर करें। थैंक यू निधि, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, अपनी जर्नी शेयर करी, और जो आपके विज़न है, मैं समझता हूँ जो दर्शक भी इस कार्यक्रम को देखेंगे शायद उनको भी आपके जर्नी से इंस्पिरेशन मिलेगी और वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहेंगे, नए चैलेंजेस लेना चाहेंगे, और उनको शायद ये बिल्कुल लगेगा कि नहीं, 24 घंटे होने के बावजूद भी मैं शायद ये काम कर सकती हूँ। और मेरी शुभकामनाएँ हैं जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह से तेज़ी से बढ़ती चलें, और समाज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकें उतना दें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी आज हमारे साथ सुपर वुमेन निधि आहूजा। क्योंकि इतना काम करती हैं, होम मेकर हैं, सोशल सर्विसेज कितना कर रही हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मतलब कितना काम कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि महिलाएं कुछ काम ही नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर महिलाओं को आप अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे, लिबर्टी देंगे, तो वह वंडर, चमत्कार कर सकती हैं। तो महिलाओं को सिर्फ इतना करें कि उनको छूट दें और उनको प्रेरित करें कि भाई कुछ जो वो चाहती हैं अपने जीवन में वह करें, तो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर गर्व करेंगे। यदि आपकी भी कोई इस तरह की स्टोरी है, लीडरशिप स्टोरी है, और आप चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आना, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे लिख भेजें और हम आपसे कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। यदि आप भी एक ऐसी असीमित शक्तियों से युक्त महिला हैं, तो अपनी तस्वीर, नाम और काम की जानकारी 8860272727 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी कहानी को अपने पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे और आपको सुपर वुमन की उपाधि से सम्मानित करेंगे। आइए सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें और समाज को दिखाएं कि महिलाएं अबला नहीं हैं बल्कि सबला हैं।